तो आइए अब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। भारत टैक्सी पहल, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोग्राम क्या है, प्रभाग है NEGD, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कितने लोग इसमें जुड़े हैं ध्यान रखिएगा। पहला है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और मैती, ये 3 डिपार्टमेंट जुड़ेंगे। सहकार टैक्सी को ऑपरेटिव लिमिटेड के साथ मिलकर आगामी भारत की टैक्सी को समर्थन दें। 4 विभाग जुड़ गए आपके भाई साहब। कौन कौन से? राष्ट्रीय गवर्नेंस प्रोग्राम पूरा जुड़ गया, ठीक। उसके बाद आपका मैत्री विभाग पूरा जुड़ गया। उसके बाद आपका सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव्स लिमिटेड जुड़ गया। इनके बारे में, भारत टैक्सी अपनी तरीके की पहली पहल है। ये सहकारी संचालित नागरिक प्रथम राष्ट्रीय राइड हीलिंग पहल है। NCDC, इफ्को, अमूल, ठीक है, किरबैको, NAFFD, नाबार्ड, NDDB और NCL जैसी प्रमुख सहकारी और वित्तीय संस्थाओं द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब इसको फाइनेंस कौन कर रहा है? वित्तीय संस्थाओं द्वारा इनका बढ़ावा मिल रहा है और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक। उससे वो आगे बढ़ने के अपने प्रयास में लगेंगे। अब देखिए सहकारी आंदोलन की भावना क्या दर्शाती है, समावेशी नागरिक केंद्रित प्रौद्योगिकी क्षमता। ये क्या करेगी? सार्वजनिक सेवाओं के लिए आपके कार्यों का प्रबंधन कराएगी और उनको सही तरीके से करने में आपको योजनागत करेगी। प्लेटफॉर्म का एकीकरण NEGD द्वारा एक प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। प्लेटफॉर्म एकीकरण होगा इसमें। NEGD क्या कर रहा है? डिजी लॉकर, उमंग और API सेतु जैसे राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक साथ ला रहा है। NGDC में ये सारे पर्टिकुलर ऐप एक साथ कर दिए जाएंगे। उसके साथ क्या होगा? इससे भारत सरकार की डेटा सुरक्षा के मापदंड और अच्छे होंगे। आज हमारे यहाँ क्या है, साइबर सिक्योरिटी बहुत वीक है, हम साइबर सिक्योरिटी में कमज़ोर हैं, तो हम कोशिश क्या करेंगे, अब अपनी साइबर सिक्योरिटी को हम लोग बढ़ा लें। यदि हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ा लेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। तो ये क्या प्रयास करेंगे? अपनी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और क्या करेंगे? कार्यक्रम सलाहकार, बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करने में शासन और प्रबंधन की सहायता मिलेगी। UI और UX में पहुंच होगी। किस में पहुंच होगी? UI और UX में। यहाँ पर क्या, उपयोगकर्ता इंटरफेस डिज़ाइन बहुभाषी क्षमताओं को बढ़ावा देगा। सुगम्य भारत ऐप बनाई जाएगी, समावेशित दिशा में ये काम करेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको बनाया गया है। गोवा में पर्पल फेस्ट में इसको सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा में पर्पल फेस्ट में इसे लॉन्च किया गया है। सुगम्य भारत अभियान एक्सेसिबल इंडियन कैंपेन के तहत इसे लॉन्च किया गया है। एक सरकार की प्रमुख पहल है। भारत में दिव्यांगजन और बुजुर्ग नागरिकों के लिए पहुंच बढ़ावे देने के लिए ऐप बनाई गई है। तो ये ऐप भी आप देख सकते हैं, सुगम्य भारत ऐप हमारे लिए जरूरी है। सुगम्य भारत ऐप की प्रमुख विशेषताएं, एक्सेसिबिलिटी मैपिंग में सार्वजनिक स्थलों की पहुंच मापदंडों की खोज रेट कर सकते हैं, सामुदायिक आधार पर डेटा सशक्त कर सकते हैं। आप जहां चाहे वहां इससे पहुंच सकते हैं, इस डेटा को सशक्त कर सकते हैं। समेकित निर्देशिका सरकारी योजनाएं, छात्रवृत्तियां, लाभों और रोजगार के अवसर के लिए स्टॉप प्लेटफॉर्म को प्रदान करता है। नौकरी और शिक्षा सूची, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों से नौकरी और शिक्षा सूची को प्रदर्शित करता है। उपयोगकर्ता दुर्गम बुनियादी ढांचे और सेवाओं के बारे में सीधे शिकायत कर सकते हैं। समावेशी डिज़ाइन बनाता है। सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ संगत 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे चलेगा। AI संचालित उपयोगकर्ता वास्तविक समय में सहायता के लिए AI चैटबॉट से बात कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है कोराटोकोनस, दृष्टि का खतरा। कोराटोकोनस एक ऐसी दृष्टि है जो उपचार के बाद और बिगड़ जाती है। दृष्टि विकार सामान्य रूप से गोल कॉर्निया जो होती हैं, पतला अनियमित शंकु का आकार हो जाता है। जो आपका कॉर्निया है उसका आकार छोटा होता चला जाता है। इससे क्या होता है इस जगह पर रोशनी सही से नहीं पहुंचती। तो अब लाइट आपकी सही से नहीं पहुंचती तो प्रॉब्लम क्या आती है? जितनी कम लाइट जाएगी उतना आपको दिखेगा कम। भाई हमें क्या हो रहा है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी चेहरे की हमारी आंखों में, आपका पूरी इमेज को रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर वो उल्टी बन रही है, फिर हमारा दिमाग उसको ऐसे कन्वर्ट कर रहा है जू। ठीक, जैसे आप ध्यान दीजिए, जो मेरा एक कैमरा सामने लगा है, इसमें जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ वो उल्टी दिखाई दे रही है मुझे। कैमरे में मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है पर स्क्रीन पे वो सीधा आ रहा है और रिकॉर्डिंग भी सीधी हो रही है। ये क्या कर रहा है? ये लेंस इसे उल्टा रिकॉर्ड कर रहा है, उसके अंदर का माइंड जो है वो उसको सीधा कर रहा है हमारे लिए। सेम हमारा ब्रेन करता है। जब मैं इसे रोटेट करता हूं मुझे सारी स्क्रीन में हर चीज उल्टी पढ़ाई देती। मतलब आपको मैं इधर दिख रहा हूं, मैं अपने आप को इधर दिख रहा हूं, ये इधर आ रहा है, मैं इधर आ रहा हूं, तो ये अपोजिट चलता है हमारे लिए। ठीक, अब इसके बाद है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री में हाल में 2 नई कृषि योजनाएं प्रारंभ की हैं, PM धन्य धान्य कृषि योजना और दलहन की आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। कुल
35,440 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है कि भाई साहब इतना पैसा हम खर्च करेंगे, अब धन्य धान को बढ़ा लें, है ना। धन्य धान कृषि योजना किसानों के लिए है। 100 लक्षित जिले हैं जहां पर कम प्रदर्शन कृषि का होता है। लाभार्थी किसान छोटे और सीमांत किसान हैं और 240 करोड़ का वार्षिक बजट है ना। 6 वर्षों में 2025 से 26 और 30 से 31 के लिए कुल 1.44 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा। समाकेतित योजनाएं 11 मंत्रालयों द्वारा मौजूद है ये, और इसको वहीं से एकीकृत करके समालेखित किया जा रहा है। PMDKY का उद्देश्य क्या है? फसल उपज में वृद्धि। देखिए, हमारे यहाँ उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करना है, तो फसल उपज में वृद्धि हमें करने का प्रयास करना पड़ेगा। सिंचाई प्रणाली बढ़ानी पड़ेगी। ड्रिप और स्प्रिंकल जैसी प्रणाली चाहिए। ड्रिप और स्प्रिंकल में क्या होता है? स्प्रिंकल आपने देखा होगा, ऐसे गोल नली होती है, उससे पानी फेंकता है फवारे की तरह और वो बंद भी हो जाता है, तो उससे ज़्यादा क्षेत्र में पानी जाता है, कम पानी में, जैसे बौछार होती है उस तरीके से। और ड्रिप क्या होती है? हर एक प्लांट के अंदर एक पाइप डाल दिया जाता है, तो उसमें पानी तब जाता है जब प्लांट वो पानी एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो मिट्टी की जगह जड़ों में पानी डालना, ये दोनों टेक्नोलॉजी से हमारा क्या होगा? पानी बचेगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भंडारण सुविधाएं। फसल कटाई के बाद नुकसान जो होता है उसको 5% कम करना। आय को दुगनी करना। 2030 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए ऋण और प्रत्यक्ष बाजार में पहुंच प्रदान करने की बात की जाती है। PMDDKY के प्रमुख लाभ विवरण क्या है? उच्च उपज वाले बीज, हाइब्रिड गेहूं जैसे उपज वाले बीज, जैव उर्वरकों और यांत्रिक उपकरणों तक पहुंच कराएंगे। उच्च आय, दाल और सब्जियों के उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता लाएंगे ताकि इनसे हमें लाभ मिले। देखिए, किसान सिर्फ गेहूँ, दाल, चावल पैदा करके काम नहीं कर सकता। अगर वो सब्जी बोए, फल बोए तो महंगे बिके तो अच्छा है ना, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? सतत खेती, जैविक उर्वरक, जल बचत सिंचाई और जलवायु लचीली फसल लगाएंगे जो जलवायु को लाभ दे। इसके बाद प्रशिक्षण और कौशल विकास, है ना। KV के कृषि विद्यालयों ने आधुनिक कृषि ड्रोन उपयोग के लिए मुफ्त कार्यशालाएं दी जाएंगी। ड्रोन से क्या फ़ायदा होगा? ड्रोन से आप अपने रसायनों को छिड़क सकते हैं बिना मानवीय हस्तक्षेप के, तो जो हाथों स्किन पे इन्फेक्शन होता है वो सब बच जाएगा। इसके बाद क्या होगा बच्चों? महिला सशक्तिकरण। डेयरी और जैविक खेती के लिए 10,000 महिलाओं के उत्पादक समूह को समर्थित किया गया है। हरित समुद्री कछुआ संरक्षण की सफलता। अंतर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षण संघ ने हरित समुद्री कछुए, जिसे सेलोनिया माइड्रिस बोलते हैं, रेड लिस्ट में था, विलुप्त प्राय की चिंता सुधर गई है, अब ये वापस आ गया, बहुत सारी जनसंख्या में मिल गया। सबसे बड़ा कठोर खोल वाला समुद्री कछुआ, यह सबसे बड़ा है और इसकी खाल बहुत कठोर होती है। इसे कैरापेस के नीचे पाई जाने वाली हरी चर्बी के कारण नाम दिया गया। इसके नीचे ये जो है, ये क्या है? ग्रीन है। इसके जो नीचे वाला भाग है वो ग्रीन है। युवा मांसाहारी होते हैं, परिपक्व होने पे सर्वाहारी बन जाते हैं। जो यंग होते हैं वो पहले नॉनवेज खाते हैं, मतलब मछलियाँ खाते हैं, पर जब बड़े हो जाते हैं तो घास फूस जो मिल जाए वो खा लेते हैं, क्योंकि वे धीरे चल पाते हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। इनका जीवन 60 से 70 वर्ष होता है। अनुमानित जीवन 60 से 70 वर्ष है। कछुए तो 100-100, 400-400, 500-500 साल भी जीते हैं, बट ये इससे ज़्यादा नहीं जी सकते कि बहुत बड़े। अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना। हाल में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद ने अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना के लिए विशेष प्रयोजन विधि की स्थापना को मंजूरी दी है। उद्देश्य: निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्त पोषण करना। नोडल विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्य होना। कुल बजट 1 लाख करोड़ है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग बोर्ड रणनीति प्रदान करता है और यहाँ पे R&D होती है। देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है? अगर आज हम बात करें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेटेंट जो करता है उस कंट्री में हम बहुत पीछे हैं। चाइना सबसे ज़्यादा पेटेंट करता है, अमेरिका बहुत पेटेंट करता है, जर्मनी करता है, जापान करता है। इंडिया के पेटेंट कम है। पेटेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आपको बताएं, सैमसंग ने ट्राईफोल्ड का पेटेंट किया है। अब ये सैमसंग ने पहला नहीं है जिसने ट्राईफोल्ड का पेटेंट किया, मतलब अभी 2 बार फ़ोन खुलता है वो 3 बार खुलेगा। इसका फ़ोन हुआई लॉन्च कर चुका है, हुआई वो फ़ोन ले आया, बट सैमसंग ने क्या पेटेंट किया है? सैमसंग ने कहा है उसके तीनों फोल्ड पे बैटरी होगी। अब ये नया हो गया नवाचार। उन्होंने फ़ोन तो बनाया, एक ही बैटरी से तीनों को जोड़ने का, 3 बैटरी होंगी, तीनों अलग अलग चिप से जुड़ी होंगी आपस में। 3 बैटरी वाला ट्राईफोल्ड बनाएंगे, जिसमें कैमरा उसमें सबसे छोटी बैटरी, उसके ऊपर वाले में और काम है उसमें थोड़ी बड़ी, और लास्ट वाले में सबसे बड़ी बैटरी। अभी यूनिक हो गया, उनको पेटेंट मिल गया। अब इंडिया क्या करे? इंडिया का जो इसकी स्क्रीन है, ये हम सोलर पैनल वाली स्क्रीन देंगे, आप धूप में ऐसे बैठ जाओ, चार्ज हो जाएगा पीछे से, नया पेटेंट। पर हमें दिमाग के नहीं है, हम आइडिया देंगे, रिकॉर्डिंग में जाएगी नहीं, लोग तक पहुंचते ही नहीं। हमने इतने व्यापार के आइडिया दिए, लोग सुन लें, लाभ हो जाए, करोड़ों कमाए। हमको तो पैसा कोई देता नहीं करोड़ों कमाने के लिए, बट इनको देते तो फायदा हो।
बट कोई बात नहीं, सरकार है, अपनी मर्जी चलाती है। सिद्धि जनजातीय समुदाय, हाल में भारतीय राष्ट्रपति ने खुशी व्यक्त की है। सिद्धि जनजातीय समुदाय कमजोर जनजातीय समुदाय था, इसमें 72% से अधिक लोगों ने साक्षरता ले ली। एक ऐसा समुदाय जो कभी पढ़ता नहीं था, उसमें 72% लोग पढ़ चुके हैं, है ना। सिद्धि समुदाय इंडो अफ्रीकी जनजाति है जो अफ्रीका के बंटू समुदाय में उतरा है, ठीक है। और 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के साथ कहाँ गया था? भारत। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में पाए जाते हैं। 2003 में इन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में डाला गया। ये कृषि, वन, उपज और शारीरिक श्रम पर निर्भरता रखते हैं। मुख्य भाषा इनकी कोंकणी, उर्दू और मराठी है। धमाल और रस्ता जैसे लोकगीत और लोक नृत्यों पे ये आश्रित है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? धमाल एंड रसदा। इसके बाद आता है क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसे क्वांटम कंप्यूटिंग आप बोलते हो। अभी जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसके लिए आज की डेट में क्या हुआ? नोबेल प्राइज दिया गया है। तो एक क्वांटम कंप्यूटिंग जो होती है, इसको क्या बोलते हैं? क्या है? एक छोटी सी चिप से बड़ी बुद्धि को चला लेना। देखो क्वांटम कंप्यूटिंग का आइडिया कहाँ से है? हमारा दिमाग इतना सा है और इतना सोच लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति से पूछा गया, दुनिया में उसने सबसे ज़्यादा भार उठाया था, रिकॉर्ड भी है मेरे हिसाब से 1400-1500 केजी उसने उठाया और छोड़ दिया। वेट लिफ्टिंग में ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ नहीं है, 1500-1600 किलो उठाए। तो जब उसने उठाया तो ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटीज से 4 गुना ज़्यादा उठा लिया। तो उससे पूछा गया कि आपने क्या सोचा? तो उसने बोला, मैंने ये सोचा कि मेरा 4 साल का बच्चा ट्रक के नीचे फंसा है, वो मर रहा है, और वो सोच के मैंने वेट उठा लिया। तो क्या है? हमारे दिमाग से हमारी शक्तियों को 100 गुना बढ़ाया जा सकता है। ये हमारी शारीरिक क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं। आपको पता है हमारे देश में 99% लोग सांप के काटने से नहीं मरते। सांप ने काटा, इस डर से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब पॉइजन नहीं होता उनके अंदर, बट सांप ने काटा, उनको हार्ट अटैक दे जाए। जितने मेडिकल में केसेस आते हैं उसमें 99% लोग हार्ट अटैक से मर गए। सांप में जहर था ही नहीं, वो काला सांप था, वो बिना जहर वाला सांप था, उसने काटा। जैसे हमारी मामी है, अभी जीवित हैं, उनको सांप ने काट लिया, मुझे सांप ने काटा, सांप ने काटा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? जहरीला था ही नहीं, दांते लगे आपको। अगर वो डर जाती, हार्ट अटैक आ जाता, मर जाती। दिमाग कितनी बड़ी संख्या है, आपको पता है? जैसे एक बहुत बड़ी कहानी आती है, आपने नहीं सुनी होगी। एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति को मार देता है, मारने के बाद उसे फ्रिज में दफन कर देता है। ठीक, फ्रिज में सालों पड़ी रहती है डेड बॉडी, बाद में फ्रीजर से निकाली जाती है। तो जज के पास वो जाता है, तो जज कहते हैं इसको हम एक यूनिक सजा देंगे। कह रहे क्या देंगे? उन्होंने कहा इसको फ्रिज में बंद कर दिया जाएगा जब तक इसकी सांसें ना रुके। वो सजा के लिए इंतजार करता रहा और उसको बाद में फ्रिज में बंद करके जेलर ने लॉक कर दिया और वो ठंड से मर गया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? फ्रिज ना चल रहा था ना उसमें लाइट थी। उसका ब्रेन तब भी ठंड से मर गया। हमारे ब्रेन की जो शक्ति है वो क्वांटम कंप्यूटिंग में अगर आ जाए तो बहुत बड़ी चीज है। छोटी सी चिप सारे काम कर ले। आपने जो देखा होगा कि तिब्बत के कई ऐसे मॉन्क हैं जो पलथी मार के बैठ जाते हैं, उनको बर्फ में लिटा दो वो तब भी गर्म रहते हैं ब्रेन से। एक राजस्थान में आज भी व्यक्ति है, गूगल पे सर्च मारना, जो पिछले 20 सालों से सिर्फ हवा खा रहा है, हवा से पोषण लेता है, उसने खाना नहीं खाया ना पानी पिया और जीवित है। तो आप अपनी बॉडी को उतना ट्रेन तो करो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि रिबन पकड़ के तुम बोतल ऊपर ले जाओ। मुंह में रिबन पकड़ के बोतल उठा रही है स्टील वाली कि ऊपर ले जाओगे। अरे काबिल, ठीक है। तो ब्रेन की कैपेबिलिटीज आपको बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग यही है। सशस्त्रीय बीट, पारंपरिक कंप्यूटर में जानकारी बिट्स में इनकोड की जाती है। प्रत्येक बिट का मान 0 या 1 हो सकता है। यहाँ पर 2 नंबर चलेंगे, 0 या 1। वैसे क्या चलता है 0, इसमें 1 भी चलेगा। तो ये क्या है, डबल टैंकिंग में काम करेगी। क्वांटम क्यूबिट, क्वांटम कंप्यूटर में जानकारी क्यूबिट में इनकोड की जाती है। क्यूबिट 2 स्तरीय क्वांटम प्रणाली है। जैसे मान लीजिए एक इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रेवल कर रही है सिंगल साइड से और इसी साइड से रिपीट आ रही है, दिक्कत हुई। आपको 2 वे दे दिए जाए, इन्फॉर्मेशन इधर से इधर भी ट्रांसफर हो सकती है, इधर से इधर भी जा सकती है। तो जब आपने इन्फॉर्मेशन मांगी, ये नीचे जा रहा था, इसी को दे दी, भाई दे देना जाके। एग्जाम्पल और थोड़ा इजी करते हैं। आपने एक टेलीग्राम लिखा, माँ बीमार है घर आ।
वो टेलीग्राम आपके घर पहुंच रहा है। दूसरा व्हाट्सएप है, फ़ोन करके वीडियो कॉल किया कि भाई साहब देखो मम्मी बीमार है, तो मैं आना है कि यहीं से हेलो करना है। कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है? टेलीग्राम पहुंचा, माँ बीमार है घर आ, और वो गया, फिर डाकिया गया आपके घर, भाई साहब आपका टेलीग्राम आया है, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। फिर वो दौड़े दौड़े पोस्ट ऑफिस गए, उन्होंने अपना परिचय दिया, फिर उसने कहा माँ बीमार है, जल्दी आ, काम खत्म। दूसरा है डबल बिट्स का काम, इधर से मैसेज गया, उधर तुरंत पहुंच गया। तो क्या होगा, सोचने की क्षमता बढ़ गई ना कंप्यूटर की। अब क्वांटम कंप्यूटिंग यही करता है, जब 2 बिट्स पे काम करता है तो वो ज़्यादा तेज सोचता है, और इस सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में भी ला सकता है, अपने आप को ज़्यादा बेहतर बना सकता है। ये तरीका है सुपरवाइजेशन। एक क्यूबिक स्थिति 0 और 1 या दोनों राज्यों के रैखिक संबोधन में हो सकती है, दोनों स्टेट में हो सकती है। 0 1 भी हो सकती है और 0 1 साथ में भी लेके चल सकती है, तो ये और स्पीड में आ जाएगी। क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में सुधार होगा, उन्नत गणनाएं होंगी। क्रिप्टोग्राफी में सुधार होगा मतलब अब कंप्यूटर खुद को सही कर सकता है। आपने एक पिक्चर देखी होगी मैट्रिक्स, आपने पिक्चर देखी कि अर्नोल्ड की आती थी जिसमें वो रोबोट बनता था, टर्मिनेटर में आपने देखा होगा कि अर्नोल्ड एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर वाला रोबोट है और एक नया रोबोट है जो खुद को हील कर लेता है। उसको यहाँ गोली मारी जाती है, दोबारा उसकी खाल नैनो टेक्नोलॉजी से बन जाती है, वो लड़की फिर से सुंदर हो जाती है। और ये फटते हैं, टेढ़ा मुंह लेके घूम रहे, क्योंकि बना नहीं सकते खुद को, पर वो बना सकते। क्यों? वो क्वांटम कंप्यूटिंग की अपग्रेडेड वर्जन में। और वो क्या कर सकता है, ये अपने आप को सुधार नहीं सकते, वो अपने पूरे हाथ को पेचकस वायर में बधा के पूरी बॉडी में कहीं पे भी घुसोड़ के खुद को सही कर लेगा, दूसरा नहीं कर पा रहा। वहां पे 12-13 क्वांटम कंप्यूटिंग के रोबोट घूम रहे हैं और अर्नोल्ड अकेले लड़ रहे हैं उनसे। अब सोचो, एक बंदा जो सोच ही नहीं सकता अच्छा, उसको कहां ले जाओगे? अब कहां ले जाओगे? दिक्कत यहां आती है। ठीक है, पलाऊ और होसोंग की बात करेंगे। पलाऊ यानी पानी के नीचे साक्षात्कार। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि अंडर वाटर क्या लिया गया है, इंटरव्यू लिया गया है। पलाऊ में पहला लाइव वाटर साक्षात्कार आयोजित किया गया। पश्चिमी प्रांत महासागर में एक द्वीप है, 300 द्वीपों का समूह है, जहां पर पहली बार हमने अंडरग्राउंड पानी के अंदर बैठ के इंटरव्यू कंडक्ट किया। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, पलाऊ क्या है? एक जगह है जहाँ एक कहाँ पे पलाऊ? दुनिया का पहला है, प्रशांत महासागर के दक्षिण में द्वीपों का समूह है, 300 द्वीप हैं, वहाँ ज़मीन के अंदर बैठाया गया लोगों को अंडर वाटर रखा गया इंटरव्यू लो। तो पलाऊ याद रखना, ठीक। इसके बाद ह्वेनसोंग उत्तरी कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब यहाँ पे मज़ेदार बात है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया की है। और कौन सी कंट्रीज हैं जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है? फ्रांस के पास है, इंडिया के पास है, रशिया के पास है, इजराइल के पास है, अमेरिका के पास है और उत्तरी कोरिया के पास है। अभी चाइना के पास तो है ही, बोल रहा है कि पाकिस्तान के पास नहीं, ICBM नहीं है उसके पास, तो उसको चाहिए भी नहीं। पूछो क्यों? उसकी दुश्मनी अगली बगल है। था सर, क्वेश्चन सही किए थे इजराइल के बारे में। क्या होता है देखिए, इसको सबसे ज़्यादा तबाह करना है दिल्ली इस्लामाबाद से 700 किलोमीटर दूर, काबुल, कंधार सब अगली बगल, तो उसकी ज़्यादा डिस्टेंस है ही नहीं, तो वो क्यों बनाए? उसको इंटरकॉन्टिनेंटल चाहिए नहीं, मीडियम रेंज मिसाइल से उसका काम चल जाता है। इंडिया को, बीजिंग को भी तबाह करना पड़ सकता है। इंडिया अमेरिका से भी लड़ सकता है, इंडिया इराक ईरान से भी लड़ सकता है, इंडिया किसी से भी लड़ सकता है। तो जब इंडिया किसी से भी लड़ सकता है तो उसको मजबूती ज़्यादा चाहिए, ठीक। यहाँ पर ख़त्म होता है करंट अफेयर्स। आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं अच्छा लगा तो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम तो तुम्ही को निकालना है, मुझे तो निकालना नहीं है। तो मेरी शक्ल पे ना जाए, अपनी अकल लगाएं और क्लियर करके स्प्राइट पे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पे, अध्ययन के